हाँ, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? बाकी बन गए क्या? ये था क्या, हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14? यही ना? तो क्या दिया क्वेश्चन में? द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। ये मैंने बताया भी था ना कि उसकी हाफ लाइफ 5000 साल कुछ होती है। तो कितनी होती है? 5730 साल, ईयर्स। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन्ड वुड that had only 80% of the carbon 14 found in the living tree। मतलब लिविंग ट्री में जितना था उसका 80% अभी दिख रहा है उसमें, यानी कि 20% डिकम्पोज हो चुका, बचा नहीं, डिकम्पोज हो चुका है। अभी जो उनको आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला है सैंपल, उसमें 80% कार्बन 14 बचा हुआ है, जो ओरिजिनली था उसका 80%। तो यहाँ पे अपना निकालना क्या है? एस्टिमेट द एज। टी निकालना है कि मतलब कितना टाइम लगा होगा डिकम्पोज होने में। तो टी इज इक्वल्स टू क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था ना कि रेडियो एक्टिव डीके इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ अपना क्या ऊपर क्या होता है, ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, यहां अगर आप इसको 100 मान रहे हो तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 80, या 1 और 0.8, एक ही मतलब है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये चीज आपको बस देखनी है। टी हाफ, सॉरी टी निकालना है ना। टी हाफ आपको दिया हुआ है विच इज 0.693 अपॉन के होता है 5730 ईयर्स। तो यहां से के निकाल के यहां पुट कर दो, बस आ जाएगा टी। तो ये जो टाइम आएगा ना, ये तो इतना ही तो साल हुआ ना कि उसको डिकम्पोज हुआ, वो 80 तक पहुंचा वो। ठीक है, तो व्हाट इज द एज ऑफ द सैंपल? तो इतना साल हो गया सैंपल को। ठीक है, चलो बाकी और कौन से क्वेश्चन थे? कौन सा? 3 अच्छा इसमें 4 है, ओके ठीक है। ये बन गया। 21 भी दिया था, हाँ। एक मैंने सॉल्ट एग्जांपल देखने बोला था, वो देखिए N2O5 वाला, गैस वाला जो था, प्रेशर वाला N2O5, वो सॉल्ट एग्जांपल था। एक क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पर डाईएसओ वाला, है ना। और एक मैंने SO2Cl2 वाला दिया था, ये किए हैं क्या? बन रहा है। और कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या? नहीं तो फिर अपन आगे टॉपिक चालू करते हैं। लास्ट में तो एक दिन अपन डिस्कस कर लेंगे, एक्सरसाइज करना ही है डिस्कस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया था ना। चलिए नेक्स्ट हैंड डालिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, इसमें आइफन डाल के लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियोरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियोरी, according to collision theory, a reaction takes place because a reaction takes place because a reaction takes place because the reactant molecules collide with each other. The reactant molecules collide with each other. The reactant molecules collide with each other. Full stop.
however every collision is not an however every collision is not an every collision is not an effective collision. Every collision is not an effective collision. Every collision is not an effective collision. That is, that does not result into a, that is, does not result into a, does not result into a chemical reaction. Does not result into a chemical reaction. Full stop. For a collision to be effective, for a collision to be effective, for a collision to be effective, the colliding molecules, the colliding molecules, the colliding molecules must have energy, must have energy, must have energy more than a particular value. Colliding molecules must have energy more than a particular value. ठीक है, अभी तक क्या लिखे अपन कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं? बिकॉज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं एक दूसरे से. कोलिजन होने के बाद उनकी पुरानी बॉन्ड टूटती है, नई बॉन्ड्स बनती हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, बट ऐसा नहीं कि कैसा भी कोलिजन हो जाए और रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. आपको याद है ना, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन देखा था SN1, जहां पर SN1 नहीं SN2, जहां पे बैक अटैक हो रहा था. अब आप सोचिए कि अगर उसी इक्वेशन में जिस साइड से CH3Br में Br निकल रहा था, अगर उसी साइड से अगर OH नेगेटिव आकर के अटैक करता तो कर पाता, वो रिपल्शन मिल जाता उसको, राइट? तो ये कोलिजन हो रहा था, बट ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ. तो दैट दिस विल नॉट रिजल्ट इनटू अ रिएक्शन. और ऐसा हो भी रहा होगा ना अंदर. जरूरत हो ना कि मॉलिक्यूल हर बार बैक अटैक ही कर रहा होगा, वो फ्रंट से भी अटैक कर रहा होगा, तो उस केस में वो रिपेल होकर के बाहर जा, मतलब रिएक्ट नहीं कर पा रहा होगा. तो उसका इफेक्टिव कोलिजन तभी माना जाएगा जब वो बैक अटैक करेगा. यहां से समझ में आ रही बात कि उधर से Br नेगेटिव निकल रहा है, तो उधर से आएंगे तो रिपल्शन मिलेगा. तो इसलिए OH नेगेटिव का सही तरीका यही है कि वो पीछे से अटैक करेगा. तो इसको बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन. प्रॉपर ओरिएंटेशन समझते हैं ना? ओरिएंट मतलब कैसे प्लेस्ड है वो, किस तरीके से वो जाकर के हिट कर रहा है या कोलाइड कर रहा है. तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, पहला चीज, जो अभी अपन लिखे नहीं. ओरिएंटेशन की बात अभी मैंने नहीं लिखवाई आप लोग को, पर अपन एक चीज अभी लिखे हैं, वो है एनर्जी. दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ मिनिमम एनर्जी. ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी भी एनर्जी से आके कोलाइड करेगा और रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो इट शुड हैव सम मिनिमम एनर्जी. उससे ज्यादा चलेगा, बट उतनी होनी चाहिए कम से कम एनर्जी, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव कहलाएगा और अल्टीमेटली विल गेट अ प्रोडक्ट. समझ रहे हैं? तो उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी. उसका डेफिनेशन लिखना है नीचे. द मिनिमम एनर्जी, नेक्स्ट लाइन में, द मिनिमम एनर्जी, the minimum energy which the colliding molecules must have, the minimum energy which the colliding molecules must have, must have, in order that, in order that, in order that the collision between them, in order that the collision between them may be effective, may be effective, may be effective, is called threshold energy, is called threshold energy, is called threshold energy. थ्रेशोल्ड का मतलब ही होता है एक लिमिट, है ना? थ्रेशोल्ड एनर्जी.
नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एट रूम टेम्परेचर, at room temperature, at room temperature, most of the reactants, most of the reactants, most of the reactants have energy less than the threshold value, less than the threshold value, less than the threshold value. तभी तो हम हर रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे नहीं करवा सकते ना, हम या तो प्रेशर देते हैं या तो टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, उससे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करके रिएक्शन कर लेते हैं. ठीक है, इसे अपन लिख रहे हैं कि रूम टेम्परेचर में सभी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम होती है. ठीक है, have energy less than the threshold value, full stop. However, if energy is supplied, however, if energy is supplied, however, if energy is supplied in the form of heat, comma light, light से भी होते हैं कुछ रिएक्शन, etc., etc., the reactant molecules, the reactant molecules, the reactant molecules absorb, the reactant molecules absorb this energy, the reactant molecules absorb this energy and their energy becomes equal to, and their energy becomes equal to इसके, वहां तक पहुंचाने के लिए तो हमने एनर्जी दी ना, तो बिकम इक्वल टू या ग्रेटर भी चलेगा ना, कम नहीं चलेगा, कम में रिएक्शन होगा नहीं है ना, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू. ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है ना टू रीच दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. मतलब उनके पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, हर के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है ना, आप सबको ऐड करते हैं ना, हमने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा, इंटरनल एनर्जी होती है. आप एक मॉलिक्यूल लोगे तो उसके अंदर एटम्स है ना, एटम के पास एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो सबको आप टोटल करोगे तो कुछ एनर्जी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास पहले से होती है, बट वो वैल्यू थ्रेशोल्ड तक नहीं है कि वो रिएक्शन कर जाए. तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी हमको अप्लाई करनी पड़ेगी टू रीच दैट मॉलिक्यूल टिल एक्टिव सॉरी थ्रेशोल्ड वैल्यू. तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट, उसी को कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी. क्लियर है? तो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में. द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम extra amount of energy, the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules, absorbed by the reactant molecules, so that their energy becomes, so that their energy becomes, so that their energy becomes equal to threshold value, so that their energy becomes equal to threshold value, is called activation energy, is called activation energy, is called activation energy. Full stop. In other words, activation energy is the, in other words, activation energy is the difference between, difference between the threshold energy
difference between the threshold energy and the average kinetic energy, difference between the threshold energy and average kinetic energy of the reactant molecules. Average kinetic energy of the reactant molecules. Difference between threshold energy and the average kinetic energy of the reactant molecules. That is नीचे लाइन में एक फॉर्मूला लिखना. Activation energy is equals to threshold energy minus average kinetic energy of molecule. Reactant molecule लिख लेना. Reactant molecule. इसको ग्राफिकली भी शो करते हैं. हाँ, ग्राफ समझेगा. देखो क्या इस ग्राफ में अपन क्या बना रहे हैं, किसके किसके बीच में बन रहा है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट. रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, यही दो होते हैं रिएक्शन में. एक होते हैं रिएक्टेंट और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो रिएक्टेंट की एनर्जी बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट से ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद वो स्टेबल हो गए ना, तो हाईली स्टेबल एनर्जी कम हो जाती है, तो इसलिए ये ऊपर नीचे बने हैं. ईपी नीचे है और ईआर ऊपर है, और जो ऊपर है और इसके ऊपर ईआर के ऊपर वो क्या है, ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो ऑलरेडी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है पहले से. हमको क्या करना है, थ्रेशोल्ड तो पूरा इतना है ना, यहां से लेकर के जीरो से लेकर के यहां तक पूरा थ्रेशोल्ड है, बट ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है अपनी खुद की. हमको बस ये एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी है ताकि वो ईपी तक पहुंच सके. तो यही जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, यही होता है एक्टिवेशन. ठीक है. एक्टिवेशन एनर्जी को अपन ईए से डिनोट करते हैं, नीचे इस लाइन में लिख भी लेना. नेक्स्ट लाइन में it is denoted by activation energy is denoted by EA. Activation energy is denoted by EA, capital E small a सबस्क्रिप्ट में. तो हमारे ग्राफ के हिसाब से ये है आपका EA. क्लियर है ना. ये रिएक्टेंट्स, दिस इज प्रोडक्ट. मे बी हो सकती है. तब फिर अपन उनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में करवा लेते रिएक्शंस को. ठीक है. डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है ना एक्टिवेशन एनर्जी का. डेफिनेशन आता है एक्टिवेशन एनर्जी का, तो अपन डिफाइन करके ये डायग्राम बना सकते हैं, ग्राफ. एनर्जी बैरियर है ना, बैरियर समझते हैं. एक रुकावट है, उसको उसको क्रॉस करना है तभी प्रोडक्ट बन पाएगा. ठीक है. हो गया.
हाई एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू लो स्टेबिलिटी एंड हाई स्टेबिलिटी मतलब लो एनर्जी। ठीक है, यानी ऊपर इस समय जो बन रहा होगा ना, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, है ना, तभी तो एनर्जी लूज करके प्रोडक्ट बना, स्टेबिलिटी, वो अनस्टेबल था, प्रोडक्ट बन के स्टेबल हो गया। ठीक है, नीचे एक लाइन लिखेगा, ये रिएक्शन हो कैसा रहा है, नीचे लिखना। when the reactant molecules when the reactant molecules when the reactant molecules absorb energy when the reactant molecules absorb energy, ये दोनों को सेम लेवल में बना दिया है क्या, ये थोड़ा ऊपर नीचे बनाना है ना। when the reactant molecules absorb energy, their bonds are loosened, their bonds are loosened, LOOSENED, and new loose bonds are formed between them. Their bonds are loosened and new loose bonds, LOOSE, loose bonds are formed between them. फिर से रिपीट कर रहा हूं, when the reactant molecules absorb energy, their bonds are loosened and the new loose bonds are formed between them. Full stop. The intermediate thus formed, the intermediate, ये intermediate बनता है ना, the intermediate thus formed, the intermediate thus formed is an activated complex, is an activated complex. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट। आप SN1 SN2 याद करोगे तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट होती थी और SN1 में इंटरमीडिएट बनता था। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, फुल स्टॉप। इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल, it is unstable and immediately dissociates, and immediately dissociates, and immediately dissociates to form stable products, to form stable products, to form stable products। ठीक है, एक एग्जांपल लिखना, ऐसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन समझ के लिखते हैं। एक कंपाउंड है आपका AA नाम का और दूसरा कंपाउंड है BB नाम का। ठीक है, इनका रिएक्शन होगा तो रिएक्शन तभी होगा जब वो एनर्जी क्रॉस करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी उनको मिलेगी, तब जाकर के वो रिएक्शन चालू करेंगे। और एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद पुरानी बॉन्ड्स लूज होंगी, है ना, पुरानी बॉन्ड्स लूज होंगी और नई लूज बॉन्ड्स बनना चालू होंगी। इसको कह रहे हैं अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि हाईली अनस्टेबल है बट विथ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यही बाद में डिकम्पोज होकर क्या बन जाएगा, फाइनली हमारा प्रोडक्ट। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख लो, जो हमने वो पूरा ग्राफिकली बताया, ये अपन रिएक्शन के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ रिएक्शन अकर्स। ठीक है, ऐसे एक रिएक्शन होता है। कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, है ना, कोलिजन थ्योरी बोल रहे हैं इसको अपन। पर कोलिजन में सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, एनर्जी फैक्टर तो समझ में आ गया कि कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। एक फैक्टर ओरिएंटेशन, मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि अब एनर्जी की बात आई है, पहले अपन एनर्जी खत्म करेंगे। एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने वाला है, और टेम्परेचर से अब अपन पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा हमारे रिएक्शन की स्पीड पर। समझ गए क्या? देखिए, पहले अपन को ये तो समझे कि हीट दिए क्यों, क्यों टेम्परेचर बढ़ाना क्यों है ना, क्योंकि वो जरूरत है हमारी।
टेम्परेचर बढ़ाकर ही हम वो एक्टिवेशन एनर्जी को या थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन तो लिखे ना ग्रेटर भी चलेगा, तो ग्रेटर करेंगे तो अच्छी बात है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी का स्टडी अपने को करना है। तो नेक्स्ट लाइन डालना, नेक्स्ट लाइन डालेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस of the rate of reaction. Temperature dependence of the rate of reaction, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। अल्टीमेटली देखो, अगर के चेंज होगा तो रेट चेंज होगा ना। हमारे रेट लॉ में के आता है ना, रेट इज इक्वल्स टू के और हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी, बीटा या अल्फा। तो अगर ये चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ तो रेट भी चेंज होगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन रेट कांस्टेंट। रेट इज डिपेंडेंट ऑन रेट कांस्टेंट। समझ रहे हैं क्या? तो हमारा जो इक्वेशन है ना, जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था, वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे था और उसके साथ साथ कंसंट्रेशन भी था। याद आ रहा है ना? तो हमारा इक्वेशन था वो किसके लिए था? स्टैंडर्ड कंडीशन अगर नहीं होगी, जब तक स्टैंडर्ड कंडीशन है तब तक तो आप ई नॉट वैल्यूज बोल रहे थे, आपको टेबल से मिल रही थी वैल्यू जो आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कैलकुलेट करी थी। बट अगर हर बार कंडीशन स्टैंडर्ड थोड़ी ना होगी, हर बार आपका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर थोड़ी ना होगा, हर बार टेम्परेचर 25-27 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना होगा। तो अगर वैसा नहीं है तो हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन पढ़े थे कि E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ हमारे ऊपर और प्रोडक्ट के आयंस अपॉन रिएक्टेंट के आयंस का कंसंट्रेशन। ऐसा पढ़े थे ना? तो वैसे ही वो नर्स्ट इक्वेशन था विच वाज telling about the dependency of electrode potential on temperature and concentration. वैसे ही Arrhenius equation tells us the dependency of temperature, dependency of rate of reaction on temperature. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो Arrhenius equation, ब्रैकेट में Arrhenius equation। इनका नाम पहले सुने हैं क्या? 2-3 बार सुने हैं, 10th में भी सुने हैं, 11th में भी सुने इनका नाम Arrhenius। 10th में कहां पढ़े थे? एसिड बेस में। इन्होंने ही एसिड बेस की नई डेफिनेशन दी थी, वरना हम तो पुरानी डेफिनेशन में अटके हुए थे कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, है ना, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये क्लासिकल डेफिनेशन थी जो बहुत समय से चली आ रही थी। फिर एरिनियस ने स्टडी किया ना सारे एसिड को पानी में डाल करके कि सब एसिड H पॉजिटिव लिबरेट कर रहे थे। तो ये था एरिनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड, हाँ, ARRHENIUS, एर्हीनियस। हाँ, तो ये समझ में आया ना एसिड बेस वाला। 11th में पढ़े थे अपन इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में, जहां इन्होंने डेफिनेशन दी थी वही एसिड और बेस की। तो क्या आज तक हम एसिड बेस को, मतलब ये सॉरी एसिड बेस की नहीं, इसकी डेफिनेशन दी थी इन्होंने, एसिड बेस की दी थी ना, लुईस एसिड, सही, वो तो लुईस कांसेप्ट है। अच्छा, उसी को अपन ने एसिड को ही प्रोटॉन डोनर और बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर बोल दिया था। तो अल्टीमेटली दोनों चीज एक ही है, वो वाला कंसेप्ट और हमारा इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट सेम ही है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इनका एक और कंसेप्ट है, दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर और डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन ऑन टेम्परेचर। ठीक है, चलिए, तो ब्रैकेट में एरिनियस इक्वेशन लिख लेंगे। हाँ, नीचे लिखेंगे द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the rate of a reaction, the effect of temperature on the rate of a reaction and hence on the rate constant K, and hence on the rate constant K, and hence on the rate constant K was proposed by Arrhenius, was proposed by Arrhenius, was proposed by Arrhenius, and the equation is called, and the equation is called Arrhenius equation, and the equation is called
Arrhenius equation, which is written as K is equals to A e to the power minus EA upon RT. K is equals to capital A e to the power minus EA upon RT. ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी अभी अपन पढ़े जिसके बारे में, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T आपका टेम्परेचर. ठीक है, ए के बारे में लिखते नीचे लिखेंगे where the pre-exponential factor A, where the pre-exponential factor A, pre-exponential factor क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सपोनेंट के पहले लिखा हुआ है वो, ये एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ना इसको ई. तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर. फ्रीक्वेंसी फैक्टर which gives the frequency of binary collisions मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं. कितने बार कर रहे हैं कोलाइड? ठीक है, तो बाइनरी कोलिजन्स ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, बाइनरी कोलिजन्स ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड पर लीटर. फ्रीक्वेंसी है तो पर सेकेंड ही होगा, पर सेकेंड पर लीटर. यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 सेकेंड में 2 मॉलिक्यूल कितने बार कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए. पर क्या हर कोलिजन इफेक्टिव है? नहीं. जितने कोलिजन्स में एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी या थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगी, वही हमारे इफेक्टिव कोलिजन होगी. तो दो चीजें अपन लिखे हैं यहाँ पे, ये बता रहा है कितने कोलिजन्स और ये हमारा एनर्जी फैक्टर है. तो ये पूरा ये आपको पता है क्या बता रहा है? ये बता रहा है fraction of molecule having energy greater than EA. Fraction of molecules having energy greater than EA. Fraction of molecule का मतलब क्या समझना इधर? मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं रिएक्शन कराने के लिए, 100 में से अगर 80 मॉलिक्यूल्स का एनर्जी EA है, या आपने टेम्परेचर बढ़ा के वहां तक उसको पहुंचा दिया है, 20 मॉलिक्यूल का अभी भी वहां तक एनर्जी नहीं पहुंचा है, तो कितना फ्रैक्शन का हो गया? 80 डिवाइडेड बाय 100, that is 0.8. ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which have energy greater than EA. समझ रहे हैं क्या? आप लोग फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर पढ़े हो, कुछ 11th में पढ़ते थे क्या काइनेटिक थ्योरी? हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह उसमें पढ़े थे. तो वहां पे अपन ये वाला फैक्टर वहां भी आप लोग पढ़े होंगे, जहां पर e टू दी पावर आप यहाँ पे कोई भी एनर्जी लिख दो. अपन ने अभी E लिखा क्योंकि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में E का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है. मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी होनी चाहिए तभी रिएक्शन होगा. तो ये फैक्टर का मतलब क्या होता है बताइए? ये फैक्टर आप फिजिक्स में भी यूज करोगे टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन जो भी आप यहां लिखो. अभी हमने ये लिखा है तो मैंने क्या बोला पूरा सेंटेंस? दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन EA. आप जो एनर्जी यहां पे लिख दोगे उतने मॉलिक्यूल का एनर्जी उसके बराबर होगा. फ्रैक्शन, पर फ्रैक्शन है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है. समझ रहे हैं ना? दोनों में अंतर है कि नहीं है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलूंगा तो मैं 80 बोलता, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलूंगा तो मैं 0.8 बोलूंगा. दोनों में डिफरेंस है ना? तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन EA. ठीक है, तो ए समझ में आ गया ना? इसके बारे में नीचे लिखते हैं, लिखेगा नीचे द फैक्टर e to the power minus EA upon RT. The factor e to the power minus EA upon RT gives the fraction of molecules, fraction of molecule के ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना Ne upon Nt. ये समझे क्या लिखा है हमने?
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे तो निकालोगे ना, एनी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 80/100, ऐसे निकलेगा फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ब्रैकेट में एनी अपॉन एनटी हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन equal to or greater than equal to or greater than activation energy EA, equal to or greater than activation energy EA। ठीक है, एनी एनटी का मतलब भी लिख लो, एनी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी ई लिख लेना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी ई, और एनटी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, total number of molecules nt, and ne is the number of molecule having energy with energy e। ठीक है, और r और t का मीनिंग भी लिख लो, हालांकि पता है पर लिख लो नीचे, r है आपका गैस कांस्टेंट और t है आपका टेम्परेचर, r गैस कांस्टेंट एंड t टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक नया इक्वेशन निकालते हैं लॉग वॉक करके, है ना, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ले सकते हैं ना, वो पावर को आगे लाने के लिए लॉग ले रहे हैं अपन, याद है अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन और किया था ना वो इसी चैप्टर में, जहां पर आपको वो अल्फा का वैल्यू नहीं निकल रहा था, एक होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन, बीटा का वैल्यू तो निकल गया था, अल्फा का वैल्यू नहीं निकल रहा था, तो हमने उसको क्या किया था, लॉग ले लिया था दोनों साइड में, क्योंकि जो भी पावर में होता है वो लॉग से जंप करके सामने आ जाता है ना। तो आप नीचे लिखिए, अच्छा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, देखो नीचे, using the above equation using the above equation using the above equation EA can be calculated as follows, EA can be calculated as follows, EA activation energy can be calculated as follows। ठीक है, नेक्स्ट पहला स्टेप लिखेंगे, टेकिंग टेकिंग नेचुरल लोगैरिथम ऑन बोथ द साइड्स, ln लेना पहले, बाद में अपन कन्वर्ट कर लेंगे उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके, टेकिंग नेचुरल लोगैरिथम ऑन बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a e टू द पावर माइनस e अपॉन rt, ln मतलब नेचुरल लोगैरिथम, और ये लॉग वाला जो होता है उसका क्या मतलब होता है, बेस 10। आप ये समझो कि ln में एक्चुअली बेस e होता है, लॉग e, उसको ln बोलते हैं, और सिंपली अगर लॉग लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, बेस 10, समझ रहे हैं क्या, तभी तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, क्यों, क्योंकि आप जैसे लॉग ए और बेस बी है, समझना ध्यान से, इसको आप लिखते हो लॉग ए बाय लॉग बी, जो भी बेस होता है। अब लॉग 10 की वैल्यू 1 क्यों हुई, क्योंकि ऊपर भी लॉग 10 है और नीचे भी लॉग 10 है, तो आंसर 1 आया, लॉग 10 इज 1, समझ गए ना, तो जो भी बेस होता है, ऐसे ही ln e भी 1 होगा, क्या बोलते हैं, ln का e, क्योंकि उसका बेस e है, तो log e बाय log e 1 होगा, हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या, जैसे log 10 1 था, वैसे ही ln e भी 1 होता है, क्योंकि अगेन e बाय e वाला कैंसिल होके 1 आएगा। ठीक है, ओके, एक्सपैंड करो प्रॉपर्टी से, इस तरफ तो ऐसे ही रहने दो, यहां पहले आप ऐड करोगे ना, a और ये मल्टीप्लीकेशन में ना, l log a b log a प्लस log b, करेंगे ऐसा, करो पहले सेपरेट करो, और फिर वो माइनस ये अपन आरटी को जम करके सामने ले आना, तो ln e दिखेगा आपको वहां पे, ln e 1 होता है, ऐसे नहीं देखना है, कॉपी में करना है, पहले दोनों को अलग अलग कर दो, ln को प्लस करके ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस e अपॉन rt, नेक्स्ट स्टेप में इसको जम करके सामने ले आओ और ln e को हटा देना, है ना, और रेफरेंस के लिए साइड में लिख लेना ln e 1 होता है, तो ln k क्या हो गया, ln k इज इक्वल्स टू ln a
माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये एक इक्वेशन हुआ फिलहाल, ठीक है। डन। आगे बढ़ेंगे, नीचे लिखेंगे इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, if the value of rate constant, if the value of rate constant at temperatures T1 and T2, at temperatures T1 and T2 are K1 and K2 respectively। इस टाइप का अपन एक और इक्वेशन डिराइव किया था, आपको याद है फर्स्ट ऑर्डर का, है ना। वहां क्या किए थे, टाइम, हाँ अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन, T1 पे A1 लिए थे और T2 पे A2 लिए थे, याद आ रहा है। फिर दोनों को माइनस करके हमने वो आपका एल एन ए नॉट तो कैंसिल हो गया था। तो एक इक्वेशन बना था जिसमें मैंने आपको क्या बोला था कि क्वेश्चन कैसा आएगा कि इस टाइम पे कंसंट्रेशन ये है, कुछ टाइम बाद T2 पे कंसंट्रेशन ये है, फाइंड के। हमने उसका क्वेश्चन नहीं किया था, बट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपन सीधा वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे इसका भी एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अपन। क्या लिखे अपन कि टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K1 एंड टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू है T2। पुट करो, दो इक्वेशन बनाओ जल्दी से। ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस ई ए अपॉन RT1, और दूसरा इक्वेशन ln K2 का बन जाएगा T2 के साथ। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। ऊपर जो हमने ln A वाला इक्वेशन लिखा है ना, ln K वाला, उसमें आप एक बार पहले 1 1 डालो, K1 और T1, और फिर दूसरा इक्वेशन बनाओ K2 एंड T2। फॉलो कर रहे हैं क्या बोल रहा हूं। तो पहला इक्वेशन आपका ये बन रहा है क्या, ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस ई ए अपॉन RT1, और दूसरा इक्वेशन ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस ई ए अपॉन RT2। कुछ करना ही नहीं था ना दोनों में, समझ गए क्या। अब दोनों को माइनस करते हैं, 2 माइनस 1 करो, K2 माइनस K1 वाला, मतलब ln K2 माइनस ln K1। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा ln K2 माइनस ln K1। इक्वेशन 1 2 दे देना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं। ये लेफ्ट साइड का मैंने लिख दिया है, राइट साइड का आप लोग करिए, कुछ कैंसिल भी होना चाहिए। ln A देखो ना कैंसिल हो जाएगा। कर रहे हैं, ई ए अपॉन आर कॉमन निकाल लो, ई ए अपॉन आर तो दोनों में है ना, ई ए अपॉन आर कॉमन निकाल लो, और अंदर भी जो T1 T2 आ रहा है डिवाइड में, उसको एलसीएम अगर लेकर के सॉल्व कर दो, बनेगा। ई ए अपॉन आर बाहर निकालोगे तो अंदर होगा 1/T1 माइनस 1/T2, एलसीएम हो जाएगा T1 T2, है ना। T1 और T2 का एलसीएम क्या होगा, T1 T2, और ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में T2 माइनस T1। आया, देखो यहां लिख रहा हूं, आ रहा है कि नहीं ऐसा। और इसको प्रॉपर्टी से डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखो ऐसा लिख दूं लेफ्ट साइड में, चलेगा ये। इज इक्वल्स टू कितना आया, ई ए अपॉन आर कॉमन, अंदर होगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। आ रहा है क्या ये, हाँ। एंड फाइनली इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो, ये हमारा इक्वेशन होगा। तो क्या होगा, यहां पे लॉग कन्वर्ट करोगे तो 2.303, यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड करके इधर भेज देना। तो फाइनल इक्वेशन लॉग K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। इससे आप EA का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सुन रहे हैं। K2 K1 आपको दिया रहेगा, T1 T2 आपको दिया रहेगा, EA का वैल्यू निकल जाएगा। जस्ट लाइक जैसे अपन ने उस समय K का वैल्यू निकाला था, T1 पे A1, T2 पे A2 कंसंट्रेशंस दी हुई थी। क्या कुछ गड़बड़ा रही है, हो गया। एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बिटवीन, मैं आपको बता रहा हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या लेना, ग्राफ आप बनाएंगे।
बनाएंगे ग्राफ। बंद कर देना बुक, भरोसा नहीं है मेरे ऊपर एक पैसे का भी, कितने बार तेरे को मना कर चुका हूँ। इसी घर जाके खोला कर, इसी बहाने थोड़ा बुक भी खोलेगा घर जाके। हाँ, वाई एक्सिस में लेंगे लॉग के, वाई एक्सिस में लॉग के और एक्स एक्सिस में 1/t, लॉग के एंड 1/t। ये इससे नहीं आएगा ना, आपको ओरिजिनल वाला इक्वेशन लेना पड़ेगा, इस वाले को एल एन के वाला लिया ना अपन इक्वेशन, कहां गया ये वाला, इससे आएगा। मतलब आपको दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, तो ये होगा ना आपका y इज इक्वल्स टू, ये रहा आपका m, ये 1/t लिया ना मैंने x में, तो ये हो गया आपका x और ये c। बट ये भी ln की फॉर्म में, पहले आप इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आपको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c दिखेगा। देन ड्रॉ द ग्राफ। आपके y एक्सिस में होना चाहिए log k, उसके लिए आप यहाँ पे 2.30 मल्टीप्लाई करो, यहां भी करो, log a हो जाएगा। अरे हाँ या ना, और इधर मैंने बोला है 1/t लेने के लिए, करो इसी इक्वेशन से चालू करना होगा कि करूं? दोनों में हाँ नहीं बोल पा रहे हैं। इसी इक्वेशन में अगर आप इसको ln को log में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या करोगे? 2.303 log ऑफ k इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ a, करेक्ट, माइनस EA अपॉन RT। ठीक है यहां तक? अब पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो ताकि यहां वाला कट जाए और यहां नीचे आ जाए। तो क्या होगा? log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। बस इसी इक्वेशन को तो प्लॉट करना है। अब दिख रहा है आपको y इज इक्वल्स टू mx और c, जहां पे आपका m नेगेटिव है अगेन, तो कैसा ग्राफ बनेगा? फॉलोइंग। जहां पे इंटरसेप्ट क्या होगा? log a। इंटरसेप्ट क्या होगा? log a। और स्लोप क्या होगा? माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो इतने बार बना चुके अपन ग्राफ, जीरो ऑर्डर में बनाए थे, फर्स्ट ऑर्डर में बनाए थे, ठीक है। माइनस EA अपॉन 2.303 R आपका स्लोप, एंड log A इज द इंटरसेप्ट। तो जो न्यूमेरिकल पूछ रहा था ना, वो इससे बनेंगे, वो एरेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन था, है ना, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी सब दिया हुआ था, तो वो इससे बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो एनसीईआरटी रखो तो बुक निकालिएगा। एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथिल आयोडाइड। देखो तो मिल रहा है क्या? एरिनस इक्वेशन के बाद मिलेगा, थोड़ा बुक भी खोला करो, समझ में आएगा कि कहाँ क्या है बुक में, है ना। ये रहा एग्जाम्पल, ये वाला बोल रहा हूँ, नीचे वाला 3.10, 3.10 और 3.9 भी देख लेंगे, दोनों उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। दोनों को जल्दी से देखो, पहले 3.10 देखो, नीचे वाला क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, पढ़े, मिला सबको? अरे पढ़ पा रहे हैं? क्या बोल रहा है 3.10 में? द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथिल आयोडाइड बाय द रिएक्शन, रिएक्शन भी दे दिया है, एट 600 केल्विन इज 1.60 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है आपको? T1 K1, क्या दिया हुआ है? T1 एट टेम्परेचर 600 केल्विन, K1 इज 1.60 इंटू 10⁻⁵। यूनिट सही लिया है ना, पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ये भी दे दिया है आपको, ये इक्वेशन यूज करेंगे जो अभी डिराइव किए हैं। ये दिया हुआ है, ये तो पता है, K1 दिया है, R1 दिया, सॉरी K1 दिया है और
T1 दिया है, हाँ T2 भी दिया, आपको 700 केल्विन पे K2 का वैल्यू निकालना है। पूरा सॉल्व करने के बाद K2 निकलेगा एंटी लॉग लेकर के, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब जब एंटी लॉग लोगे ना तो K2 बाय K1 का वैल्यू आएगा, फिर K1 मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली K2 का वैल्यू आ जाएगा। इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना इतना, इसमें तो सब चीजें नोन है, राइट साइड वाले में सब चीजें नोन है ना। तो आपको मिलेगा पहले लॉग ऑफ K2 बाय K1 जो भी वैल्यू आएगी। अब K2 बाय K1 निकालने के लिए इसका लॉग, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, जो भी ये वैल्यू आ रही है उसका 10 टू द पावर ये वैल्यू। अब ये नॉर्मल होल नंबर होगा तो वो तो इजी है, बट अगर नहीं होगा तभी तो एंटी लॉग टेबल है ना। तो अगर मान लीजिए 35 पॉइंट समथिंग आता है, 35.1080 फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको अलग कर देंगे। कैसे अलग करोगे, 10 टू द पावर 35 अलग कर दोगे, इंटू 10 टू द पावर 0.1080 अलग कर दोगे। कर सकते हैं ऐसा, ये समझ में आया सबको? ऐसे पावर्स को अपन अलग कर सकते, ऐड करोगे तो वही आएगा। ये पढ़े हो ना आप लोग मैथ्स में। अब ये तो क्लियर है, ये तो 10 टू द पावर 35 का मतलब तो हमको पता है कि 1 के बाद 35 जीरोस। इसको आप निकाल लोगे एंटीलॉग टेबल से। क्या देखोगे, 0.10 का 8 और 0 का मीन डिफरेंस, और जो भी नंबर आएगा उसपे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा करके बाकी नंबर्स लिख देंगे। उल्टा करते हैं जस्ट, वहां हम लॉग निकालते वक्त नंबर इस फॉर्मेट में रखते हैं और आंसर लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं, और एंटी लॉग में हम इस फॉर्मेट में रख के नंबर को पहले टेबल देखते हैं और जो भी नंबर आएगा उस पे एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। उसका रीजन भी है कि एंटी लॉग का टेबल 0.00 से स्टार्ट होता है। 0.00 का एंटी लॉग है, 0.01 का एंटी लॉग है, तो आपको 0.10 तक जाना पड़ेगा पहले, और फिर उसका 8 वाला कॉलम देखना पड़ेगा, और फिर उसका 6 मीन डिफरेंस कॉलम को ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को। तब जाकर के जो वैल्यू आएगी उसको आप इस तरीके से लिखोगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के। समझ आया क्या? तो ये जो आया ये तो K2 बाय K1 आया है, हमको तो K2 चाहिए, फिर K1 मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो K1 आ जाएगा। समझ गए क्या क्वेश्चन? और वो भी देख लो, इसके ऊपर वाला 3.9, वो भी ऐसे ही है, बस उसमें क्या है, ई निकालना है। उसमें क्या निकालना है, ई। यहाँ पे के निकालना था, एक के दिया था, दूसरा के निकालना था। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 500 केल्विन पे के का वैल्यू है 0.02 और 700 केल्विन पे के का वैल्यू है 0.07। कैलकुलेट ई एंड ए। तो पहले आप ई निकाल लो, फिर ए निकालने के लिए आप सिंगल इक्वेशन यूज करेंगे ना, ये वाला। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार आप लोग एग्जांपल देखना। तो इतना आपका एरिनेस इक्वेशन है, ठीक है। एक आध क्लास और लेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखना है बस। कैटलिस्ट बचा है ना? चलिए, थैंक यू। सुनो ना, ये दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना कॉपी में ना।